नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। वॉल्यूम 3 जो एडुटेरिया का है उसका तीसरा वॉल्यूम 3 है, उसका चौथा सेस्ट होगा। ओके, 140 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से आपको अपने मार्क्स बताने हैं और कोशिश करना है। कट ऑफ डिसाइड कर रहा हूँ मैं कल से मैंने बोला था कि थोड़ा सा प्रेशर बनाना ज़रूरी होता है। कभी कभी अगर आप डर के कारण अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मान लो एग्ज़ाम के ही डर के कारण या प्रेशर के कारण, तो अच्छा होता है आपके लिए, यकीन मानो। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा अपने रिवीजन को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कीजिए। बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है बहुत सारे स्टूडेंट को। और बिहार का इस बार का पीटी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, इसलिए वर्स्ट कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो चलिए शुरू करते हैं। आप वो लोग डरा रहे हैं मास्टर साहब, तो डरा ही रहे हैं, सच में डरा रहे हैं। डरने से अगर भला होता तो डराना क्यों नहीं चाहिए। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, और वन लाइनर जो कल मैंने अपलोड किया था, आज भी आप वन लाइनर में अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका मई जून से लेकर और अभी अगस्त चल रहा है ना, अगस्त के कुछ करंट अफेयर तैयार हो गए हैं। दृष्टि का अगला मैगजीन जब आएगा अगले मंथ में, एग्जाम से पहले मैं आपको वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, बोरेक्स निम्न से किस धातु का अयस्क है? तो पहले का आंसर हो जाएगा ये सोडियम का अयस्क होता है। बोरेक्स Na2B4O7.10H2O सोडियम का अयस्क होता है। सोडियम का अन्य अयस्क है चिली सॉल्ट पीटर। ओके, अगला है दूसरा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेग के बढ़ते क्रम में विकल्प में चयन कीजिए। वेग उनका कैसे बढ़ रहा है इसके हिसाब से बोल रहा है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओके, अगला है श्यानता का गुण पाया जाता है किस चीज़ में? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ये द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है। श्यानता, विस्कोसिटी जिसको कहा जाता है। ओके, लाल रक्त आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा 20 से 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। रेड ब्लड सेल। यदि किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? पावर बराबर क्या होता है? 1/f होता है ना? तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। अब इससे निकालो 1/1 यानी कि 1 मीटर ही होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा ए। 1 मीटर उत्तर लेंस होगा। उत्तर लेंस की क्षमता धनात्मक जबकि अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, क्योंकि इनकी फोकस दूरी क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल सिद्धांत के अनुसार ये हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। निम्न से कौन सी एक अदिश राशि है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। 8 है, निम्न से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो 8 का आंसर हो जाएगा परिक्रमण। क्या कहते हैं उसको? परिक्रमण कहते हैं, है ना? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको घूर्णन कहा जाता है, और जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हो वैसे सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी कहते हैं उसको परिक्रमण कहा जाता है। अब कभी नहीं भूलोगे आप लोग। ओके, और परिक्रमण के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है, और घूर्णन के कारण जो दिन और रात होते हैं वो घटना घटित होती है। आविष्कार और आविष्कारक हैं इधर। तो जी मार्कोली, तो मार्कोली रेडियो ए। जी.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ग्राहम बेल का कौन सा है? टेलीफोन है। ये सब तो बचपन में याद करते थे हम लोग। थॉमस अल्वा एडिसन, तो ग्रामोफोन। डी का 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 9 का ए हो जाएगा। अगला है कि लार की प्रकृति क्या होती है? जो लार होता है उसके बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर दिया हुआ ई। लार अम्लीय प्रकृति की होती है क्योंकि इसका पीएच मान लगभग 6.5 से 6.8 के बीच में होता है। तो अम्लीय हुआ ना, 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय होना चाहिए था। इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई सा भी नहीं। और अगला क्या दिया है कि लार में टॉयलिन और लाइसीजाइम नामक पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। समझ रहे में आ रही बात? अगले पर चलते हैं। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा सदैव हवा में ऊपर उठता है। हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम हो। इसका आंसर 11 पर डायरेक्ट चलते हैं। इसका आंसर यही सही होगा, बी। अगला है कि केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न से क्या होता है? भाप बिंदु पूछ रहा है आपसे। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। 273 में 100 डिग्री जोड़ दो ना, सीधा सीधा हो गया। भाप बिंदु का मतलब क्या होता है? पानी जहाँ पर वाष्प में बदलने लग जाए, तो 373 केल्विन हो जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य हो।
पोल और फोकस इन दोनों का मध्य में जब होगा तब वहाँ पर क्या बनेगा, तब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपथ में धारा कौन सी है ये पूछा है आपसे। तो देखो ये किस में जुड़ा हुआ है, समानांतर में जुड़ा हुआ है कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो यही देखो, तो ये कौन सा क्रम है, ये समानांतर क्रम है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 है ना। इससे निकालो इसका, तो इसका r बराबर निकालोगे तो 4/3 आता है। फिर परिपथ में धारा निकालना है तो v बराबर IR तो पता ही है, इससे निकालोगे तो 3/2 एम्पियर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/1.5 एम्पियर। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं बनता है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी में अभी नहीं पूछता है, पहले पूछता था, अभी आपको केमिस्ट्री से ज़्यादा जोड़ के पूछता है आपसे। जो न्यूमेरिकल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति क्या होती है। इनेमल जो दांत होते हैं ना आपके, जो भी है इस बड़ा ख़राब दांत बना है, इसके ऊपर का परत होता है, शरीर का सबसे मजबूत भागों में से एक होता है। ओके, सबसे मजबूत में से, ये जल्दी घिसता नहीं है। इसके घिस जाने पर सेंसिटिविटी की जिन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है दांतों में, वो इसी इनेमल के घिस जाने पर होती है। तो ये पूछा है, ये इसका नेचर क्या होता है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्षारीय होती है। इसके प्रकृति क्या होती है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा सी, सामान्य धातुएं तन्य यानी कि डक्टाइल होती हैं। समझ में आ गई बात, धातुएं तन्य होती हैं, कुछ धातुएं तन्य नहीं होते हैं, जैसे सोडियम पारा, जबकि धातुएं जो होती हैं, मैक्सिमम धातुएं जो होती हैं वो तन्य होती हैं, डक्टाइल होती हैं नेचर में। कोशिका का निम्नलिखित में कौन सा भाग निर्जीव होता है, तारक केंद्र, सेंट्रियोल, वोक्यूल, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 18 का आंसर हो जाएगा वोक्यूल्स जो होते हैं ना, ये निर्जीव भाग होता है। निम्नलिखित में किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा बी, नाभिक। धमनी और सिरा में रक्त का पीएच क्या होता है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सिरा में अधिक होता है और धमनी में कम होगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, क्योंकि सिरा के प्लाज्मा में ऑक्सीजन रहित O2 कम होता है, सिरा के प्लाज्मा में जो रक्त होता है ना, और तथा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है सिरा में, इसीलिए यहाँ पर सिरा में अधिक और धमनी में कम होगा पीएच का मान। समझ में आ गई बात। सिरा क्या करती है, हृदय तक ले जाती है, फिर वापस कौन लाती है, तो धमनी लाती है वापस उसको पूरे शरीर में। निम्नलिखित कौन सा वास्तविक रूप से मछली है, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, समुद्री घोड़ा जो होता है, सी हॉर्स, ये वास्तविक रूप में मछली होती है। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बारबरा मैकिलटॉक। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या है ये, और इसके लिए इन्हें 1983 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अध्ययन के दौरान पाया गया कि मक्के के पौधे के कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं, है ना। बस यही था इसमें, और कुछ नहीं था। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन्स, फल पकाने वाला, ये गलत दिया हुआ है। ऑक्सिन्स ये वृद्धि वर्धक, पत्तियों का विलंघन रोकता है और खरपतवार को नष्ट करता है। ओके, ये फल पकाने वाला नहीं होता है। एथिलीन होता है जो गैसीय हार्मोन होता है, फल पकाने में काम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ई दिया हुआ है कि सभी सही सुमेलित हैं। विटामिन B1 थायमिन, B3 नियासिन, B7 बायोटीन, B11 फोलिक एसिड। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज में शामिल है, ये पूछा है आपसे। 26 का आंसर हो जाएगा अब्सॉर्प्शन, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन जिसको बोला जाता है, अवशोषण। एब्जॉर्प्शंस या ऊर्जा की मुक्ति जो होता है, ये केमिकल चेंज में शामिल होता है। जंग एक मिश्रण है किस चीज़ का, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, Fe2O3 होता है ना, Fe2O3 और FeOH थ्राइस होता है, 3 होता है, 3 OH होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। स्मॉग किसका उदाहरण है, 28 का हो जाएगा हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित कौन क्लास 2 लीवर का उदाहरण है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, व्हील बैरो।
ओके, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लीवर सबसे बुनियादी मशीन है जिनका उपयोग न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम काम करने के लिए किया जाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। देखो सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है ना, लीवर यानी कि पुली या लीवर, ये सबसे सिंपल मशीन में आता है ना। और इसी का क्लास दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए इनको, पता नहीं क्यों पूछा है, ये तो इंजीनियरिंग मटेरियल में पढ़ते हैं या एडवांस फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको। तो क्लास 2 लीवर का उदाहरण पूछा इन्हें, तो व्हील बैरो होता है जिसको क्लास 2 होता है, क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है ना। इसका दिया है क्लास 1 में फोर्स और बल आधार भार वाले जो लीवर काम करते हैं वो क्लास 1 में, तो मत इसके ऊपर हो, कन्फ्यूज हो गया आप लोग, इसका बस याद रखना ना, ये है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 30 नंबर पर। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री जल। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समाप्त मर्दक। अच्छा, यहीं से इन्होंने मैथ शुरू कर दिया 31 से। तो चलो 41 पर चलते हैं। हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? इस बुक में दिया हुआ है 41 का आंसर बी, महाराष्ट्र। माइग्रेशन सिस्टम ट्रैकिंग सिस्टम, ओके। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी जो होते हैं उनकी आवाजाही को ट्रैक करेगा। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है? 42 का आंसर हो जाएगा सी, वियतनाम में। और ये कितना मीटर लंबा है? तो 632 मीटर लंबा है ग्लास ब्रिज। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? 43 का आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। बिहार स्पेशल करंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? WTO का, तो 44 का आंसर हो जाएगा जिनेवा में। मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाई जाती है, क्या थीम क्या है? तो सबसे पहले 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाई जाती है, इसको भी जरूर ध्यान में रखना। 45 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स, ओके। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पर किया गया? 47 का हो जाएगा गांधीनगर में। पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? ये मोबाइल होगा, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, पोर्टेबल का मतलब वही होता है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? 48 का क्या आंसर हो जाएगा? नागपुर में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, क्लियर हो गया। अगला है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? 49 का क्या आंसर हो जाएगा? हरियाणा ने जीता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता था? 50 का आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? 51 का आंसर हो जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF जो होती है उसने चलाया है कालाबाजारी करने वालों को रोकने के लिए, ऑपरेशन उपलब्ध। नेक्स्ट, हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित किसे प्रदान किया गया? आसान सा है, प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सॉरी, मंत्रालय पूछा ना मैंने, ऊपर वाले का आंसर पढ़ दिया, श्रम मंत्रालय इसका होगा। डोनेट ए पेंशन पहल श्रम मंत्रालय ने शुरू किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको ज़रूर कर लेना। लता मंगेशकर जी की जिस दिन डेट हुई है उस डेट को देख लेना, डेट पूछ सकता है आपसे। जनरल बिपिन रावत जी की जिस दिन डेथ हुई है ना उस डेट को लिख के रख लेना, पूछ सकता है आपसे, समझ रहे हो ना, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। अगला है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ड्रोन का स्कूल खोला जा रहा है। 54 का क्या आंसर हो जाएगा? ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था? तो सबको पता होगा। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 56 है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? ट्रेन की सुरक्षा के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है ये ATP, ओके। तो इसका पूछा है कि परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो 56 का आंसर हो जाएगा, इसका नाम है कवच। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया के तहत निर्मित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का सिकंदराबाद में सफल परीक्षण किया है। तो परीक्षण कहाँ पर किया गया है इसको भी जरूर ध्यान में रखना, सिकंदराबाद।
अगला है बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य है ये। कार्बन न्यूट्रल खेती, ऐसी खेती जिसमें जितना कार्बन का उत्पादन होगा उतना ही कार्बन का अवशोषण भी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कार्बन का उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन जरूर होगा लेकिन उसका अवशोषण भी उतना ही होना चाहिए। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? 58 का आंसर हो जाएगा हैदराबाद FC। ओके, और बस यही था इसमें। तो ये फुटबॉल का लीग होता है। हैदराबाद FC की टीम इंडिया सुपर लीग की नई चैंपियन बन गई है। खिताबी मुकाबले में हैदराबाद ने केरल ब्लास्टर्स को शूट आउट में मात दिया था। अगला चलते हैं, वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ की बजट पेश किया गया है? 59 का आंसर हो जाएगा D, 39,44,909 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 के लिए स्थिर मूल्य पर GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 60 का आंसर हो जाएगा B, 9.2% अनुमानित। 61 नंबर पर चलते हैं कि भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 61 का आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर। ओके, 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। हम पाकिस्तान को 2 टुकड़े उसी दिन हुए थे, 6 दिसंबर 1975 ईस्वी को, 71 ईस्वी को। अगला, हाल ही में खबरों में रहा बखीरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 62 का आंसर हो जाएगा A, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन के बेरी और सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? मुख्य आर्थिक सलाहकार के विजय राघवन, ये गलत है। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन है, ये वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन, और मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन हैं। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? 64 का आंसर हो जाएगा B, स्पेन में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको मुझे बताना है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 65 का आंसर हो जाएगा D, 136 स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 136 मिला है। सबसे ज़्यादा खुशी देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो असगर वजाहत हैं, इनको प्रदान किया गया 30वां व्यास सम्मान। पीछे से कुछ आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करना आज के लिए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो 67 का आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा का प्रधानमंत्री दूसरे को लोकतंत्र की पाठ पढ़ाते हैं। अपने देश में विरोध प्रदर्शन हुआ तो इमरजेंसी लागू कर दी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 से पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 68 का आंसर हो जाएगा C, 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। ओके, और इसमें 5 स्वर्ण जीता था भारत ने। ओके, और 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ 19 मेडल जीते थे पैरा ओलंपिक में, और 24वां स्थान था हमारा, जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 21 से 30 पारित की है? ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वन्यजीव के लिए कार्य योजना अपने ही स्तर पर पारित किया है, ऐसा राज्य है महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह दिल्ली में सैन्य नेतृत्व, 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बख्त खां। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? द्वितीय अधिवेशन पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। देखो, पहला कहाँ हुआ था? बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास। ओके, क्लियर हो गया। और द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन अंतिम सिख राजा था? तो 73 का आंसर हो जाएगा दलीप सिंह। इन्हीं के नाम पर दलीप ट्रॉफी भी होती है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? राम मनोहर लोहिया जी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 75 का क्या आंसर हो जाएगा? B, 1859 से 60 के बीच में हुआ था नील किसान विद्रोह। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच जो है, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 ईस्वी में ये वुड डिस्पैच बनाया गया था, और इसके बाद इसकी सलाह पर क्या हुआ था? तो 1857 ईस्वी में जब देश में विद्रोह चल रहा था, उस समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों जगह पर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर। इसको भी याद रखना। ये भी पूछता है किस यूनिवर्सिटी के तर्ज पर भारत में यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था? तो लंदन।
बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? तो ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, SN बनर्जी। सैन फ्रांसिस्को से गदर प्रकाशित गदर का प्रथम अंक निम्नलिखित किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्रिका प्रकाशित होती थी सैन फ्रांसिस्को से। ओके, तो पूछा है कि किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये सबसे पहली बार जो प्रकाशित हुआ था, पहला अंक इसका, वो उर्दू में हुआ था, उर्दू में। और उसके बाद आगे चलकर मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी ये छपने लग गया था। 1913 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 79 का क्या आंसर हो जाएगा? 1904 ईस्वी में हुआ था अभिनव भारत का गठन, और BD सावरकर जी का नाम आता है। और 1899 में जो मित्र मेला का स्थापना किया गया था, उसी का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया था। और 1904 में गुप्त संस्था अभिनव भारत के रूप परिवर्तित हो गया, बस यही था, विनायक दामोदर सावरकर। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था उस समय। तो कब से कब तक रहा ये? 1921 से 26। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? तो 81 का आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला है स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाया गया? स्वदेशी और बहिष्कार, 82 का आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन ही चलाया गया था बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, उसी में। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसको छापा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। अल हिलाल और अल गुलाम, अल गुलाल, अल एक में जोड़ दो हिलाल और एक में जोड़ दो गुलाल, है ना। समाचार पत्र को इन्होंने ही छापा था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी? 1919 के बाद नाइट की उपाधि इनको मिली थी, इन्होंने लौटा दी, रविंद्रनाथ टैगोर। इल्बर्ट बिल को किस वर्ष लाया गया था? तो 85 का आंसर हो जाएगा 1883 में। क्या था ये इल्बर्ट बिल? इसमें था कि भारतीय जज जो होते हैं, भारतीय जज, वो अंग्रेज़ों के लिए भी फैसला सुना सकते हैं। तो इसी का विरोध बहुत ज़्यादा हुआ था। इसमें लॉर्ड रिपन था गवर्नर जनरल, तो उसके बाद इस बिल को वापस ले लिया गया था, इल्बर्ट बिल विवाद। निम्नलिखित मुकदमों से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई है? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ मुकदमा सबसे बाद में घटित हुई है। लाहौर षड्यंत्र 1815 है, 15 ईस्वी 1815। कानपुर षड्यंत्र तो 1924। उसके बाद से काकोरी षड्यंत्र तो 1925 में हुआ है। और मेरठ तो 1929। और लाहौर मुकदमा तो 1915। तो 1915, 24, 25 और 29। तो 29 वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा मेरठ मुकदमा। ओके, क्लियर हो गया। ये सारे क्या हैं? ये भारत में साम्यवादियों को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था, वही है साम्यवादी जो होते कम्युनिस्ट मुख्य रूप से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर ए हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ है? 1929 में हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में किसे लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे जिन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। ओके, और इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। इंडिया हाउस लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गढ़ था। निम्न से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, ये तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 1813 एक्ट में क्या हुआ था ना कि चीन और चाय, इन दो चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, EIC। बाकी हर चीज़ पर ब्रिटेन का हर नागरिक व्यापार कर सकता था, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए 1813 के एक्ट में, और इसको अगर हम पूरा अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखें तो ऐसा क्यों किया गया था? उस समय यूरोप में नेपोलियन का प्रभाव था, तो नेपोलियन ने यूरोपियन प्रणाली लागू की थी, यानी कि ब्रिटेन के लोग पूरे यूरोप के साथ में किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। उस पूरे यूरोप पर लगभग में नेपोलियन का कब्जा था। तो वहाँ के लोग व्यापार कहाँ से करेंगे? तो उनको भारत भेज दिया गया कि सब लोग व्यापार करो, लेकिन चीन और चाय छोड़कर, चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार, इन दो चीज़ों को छोड़कर। तो 1813 हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। 90 निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों में नहीं मिलेगा? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोरा और अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो अपना बिहार प्रसिद्ध था।
बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बंगाल टेनेंसी एक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में पारित किया गया था। किसानों के विद्रोह के कारण बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम को पारित किया था। भू मालिकों और किराएदार के अधिकारों को परिभाषित किया गया था कि भू मालिक के अधिकार क्या हैं और किराएदार के क्या अधिकार होंगे। नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार नित्यानंद जी के निर्देशन में किया गया था। मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी? मैकाले का प्रस्ताव के आधार पर, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना में इसको शुरू किया गया था। बिहार में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ 1835 में हुआ। मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना 1835 में हुई थी। मराठा कालीन अधिकारी मजूमदार संबंधित था किससे? तो ये आय व्यय का निरीक्षक होते थे मजूमदार। साइबेरिया एक विरल सारस, क्या है? साइबेरिया का एक विरल सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में किस चित्रकार ने बनाया था? तो 96 का आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर ने इसको बनाया था। जहांगीर कालीन चित्रकार था ये और पशु पक्षी विशेषज्ञ था। उस्ताद मंसूर द्वारा साइबेरिया का विरल सारस और बंगाल का एक अनोखा पुष्प जैसे विशिष्ट चित्र बनाया गया है। उस्ताद मंसूर। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो कालिंजर पे किया था। कालिंजर के किला के बाद उसकी मौत हो गई थी वहीं पर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 99 नंबर पर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव। और फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि 1200 से ज़्यादा बाग लगवाए थे फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए दिल्ली के आसपास में। पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्नलिखित से कौन है? तो चंद्रप्रदायी जी ने लिखा है। पहला हिंदी का महाकाव्य माना जाता है इसको, पृथ्वीराज रासो को, हिंदी भाषा में लिखित पहला महाकाव्य। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 101 का आंसर हो जाएगा मेलहुआ शब्द लिखा गया है। मेलहुआ का मतलब क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलहुआ कहा गया है, किसमें? मेसोपोटामिया का अभिलेखों में। वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो 102 का आंसर हो जाएगा डी। चारागाह भूमि कर अधिकारी के रूप में वज्रपति शब्द का उपयोग हुआ है वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में, इसको जरूर ध्यान में रखना। महाभिभाष्य सूत्र की रचना किस बौद्ध संगति के दौरान की गई है? महाभिभाष्य सूत्र की रचना, अच्छा क्वेश्चन है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, उसमें ही लिखा गया था महाभिभाष्य सूत्र। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सारे ही सही हैं। वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सुरसेन, मथुरा, गंधार, तक्षशिला। सेंडोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्नलिखित किसने की थी सबसे पहले? 105 का आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? तो गुप्त वंश के कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। सबको पता होगा ये, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। 107 नंबर पर चलते हैं। नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंदों के बाद मौर्यों का शासन शुरू हुआ था। तो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 108 नंबर है कि चीनी यात्री ह्वेंसांग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो 108 का आंसर हो जाएगा इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। विक्रमशिला कैसे हो जाएगा? इसमें नालंदा विश्वविद्यालय होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेंसांग ने अध्ययन किया था। और इस समय इसके कुलपति कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के? तो आचार्य शीलभद्र जी थे। ओके, इसको जरूर करेक्ट करना, नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित कौन था? 109 का आंसर हो जाएगा ए दाऊद खां करावानी। और ह्वेंसांग के समय में तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी नहीं हुई थी, है ना। हर्ष के बाद जब वहाँ पर सुशांत कौन रहता है? हर्ष के समय बंगाल का शासक था शशांक, गौरवंशीय शासक। उसके बाद वहाँ पर गोपाल आता है ना। तो गोपाल के बाद फिर धर्मपाल आता है, जिसने वहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया था। 109 का मैंने बता ही दिया, दाऊद खां करवानी, अंतिम अफगान शासक बिहार का। गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना निम्न से कौन सा था? कृषि भूमि की माप के लिए। तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ई, यानी कि निर्वतन कुल्यावाप, निर्वतन भी होगा, कुल्यावाप भी होगा, द्रोणावाप भी होगा और अढ़वाप भी होगा। और ये 2020 के यूपीएससी पेपर का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा था, उसने ऐसे नहीं पूछा था, उसने पूछा था कि द्रोणावाप और कुल्यावाप क्या है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 111 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, उर्वरक उत्पाद बादामी क्रांति, ये गलत दिया हुआ है।
बादामी क्रांति का मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है मसाला। ओके, मसाला जो होता है उसके लिए बादामी क्रांति का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? मसालों के लिए। ओके, और उर्वरक क्रांति के लिए कौन सा होता है? तो भूरी क्रांति होता है उर्वरक के लिए। उर्वरक के लिए भूरी क्रांति, मसालों के लिए बादामी क्रांति। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 112 का आंसर हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को की गई है। एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पर जा रहा हूँ, आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा एमएसपी का? एक बार पूरा देख लो क्वेश्चन। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सारे कथन सही हैं ये। कृषि लागत मूल्य आयोग सीएससीपी की सिफारिशों पर जारी की जाती है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन समिति ने सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। एमएसपी भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। एमएसपी का निर्धारण मुख्य भूमिका उत्पादन लागत की होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता है? केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता है? 114 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यह देश की मुद्रा जारी करती है। बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक भी होता है, तो ये भी सही है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता भी होता है। सरकार के लिए बैंकर का काम भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ये सारे ही सही हैं, इसलिए इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहा है। मैंने दोनों पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जब हम जीडीपी में जोड़ देते हैं तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, घरेलू है, यहाँ पर राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 28 अगस्त 2014 को। किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हो पाई थी? 117 का आंसर हो जाएगा, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हरित क्रांति के लिए नीतियाँ बनाई गई थी। फेरा की जगह विदेशी मुद्रा अधिनियम फेमा को कब लागू किया गया? फॉरेन जो विदेश से आती है ना पैसे, उसके लिए था मुख्य रूप से। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम था फेरा, और फेमा अपने लोगों ने सुना होगा इस एक्ट को। तो इसको पूछ रहा है कब लागू किया गया है? तो 118 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 1 जून 2000 ईस्वी को फेमा को लागू किया गया है। ओके, आगे बढ़ें। निम्नलिखित किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? 119 का आंसर हो जाएगा आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है, इसको विश्व बैंक का उदार खिड़की कहा जाता है, ऋण देने वाली। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो जर्मनी के सहयोग से की गई है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना उड़ीसा राज्य में। ओके, और भिलाई वाला, तो भिलाई में है सोवियत संघ। 121 है, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो 121 का क्या आंसर हो जाएगा? ग्रेसम का नियम है जो कहती है कि बुरी मुद्रा जो होती है वो अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 122 का क्या आंसर हो जाएगा? 29 जून को मनाया जाता है, 29 जून। महालिनोबिस जी का डेट ऑफ बर्थ है ये। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्राप्त किया था? तो 123 का आंसर हो जाएगा, सिंगापुर देश से प्राप्त किया था। और महालिनोबिस जी जो हैं ये सेकंड जो अपना है पंचवर्षीय योजना उसके कर्ता धर्ता थे। बजट 22-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला ये परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये पूछा है आपसे। 124 का आंसर हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे का निर्माण किया जाएगा, सी हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बजट 22-23 में किस वर्ष तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 125 का आंसर हो जाएगा, 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। गांव में मतलब पूरे गांव में नहीं बिछाया जाएगा, गांव के पंचायत ऑफिस जो है उसको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार का है, भारत नेट प्रोजेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी? 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। संविधान की विशेषता और उनके स्रोत में कौन सा सही सुमेलित है? 127 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3 और 4 जो है यानी कि सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, और चौथा है समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी गलत हैं। विधि का शासन ये जापान से लिया है। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कनाडाई नहीं है। ओके, नहीं, विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से ही लिया है हमने। ओके, और विधियों के समक्ष समानता है जो हमने वहाँ से लिया है।
जापान से। और राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति हमने आयरलैंड से लिया है। ओके, डीपीएस भी हमने आयरलैंड से लिया है। बाकी ये दोनों सही थे, इसका 3 और 4 सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? 128 का क्या आंसर हो जाएगा? नीति निदेशक तत्व जो है ये देश के शासन का आधारभूत कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार है उसमें कौन सा चीज़ शामिल नहीं है ये पूछा है आपसे। तो 129 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त में से इसका आंसर दिया हुआ है कि मेनका गांधी भारत संघ 1978 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 21 का विस्तार अत्यंत व्यापक बना दिया, यानी कि आजीविका का अधिकार भी इसमें शामिल होगा और विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल होगा, प्रतिष्ठा का अधिकार भी शामिल होगा, निःशुल्क विधि अधिकार भी शामिल होगा और चैन से सोना भी इस अधिकार में शामिल है। आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बहुत ही विस्तारित है ये, और इसमें एकांत कारावास के विरुद्ध भी अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, निजता का है, आजीविका का है, विदेश यात्रा का भी है, देर से फांसी के विरुद्ध भी अधिकार है, हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ भी इसमें अधिकार दिया गया है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ई। 130 है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करते हैं उसके बारे में असत्य कथन को चुनना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के सदनों में से किसी एक का सत्र चल रहा हो। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक का सत्र चल रहा हो तब भी जारी नहीं किया जा सकता है अध्यादेश। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी असत्य है। क्लियर हो गया? 130 का आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, भारत का महान्यायवादी और संसद का सत्र, सत्रावसान और भंग करना, इधर आर्टिकल दिए हुए हैं, इसको मैच करना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस में है? तो ये आर्टिकल 72 में है। भारत के महान्यायवादी किस में है? तो आर्टिकल 76 में है। संसद का सत्र, सत्रावसान और भंग करना तो आर्टिकल 85 में है। तो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, इसका आंसर ए हो जाएगा। 131 का ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी सरकार के संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो 132 का आंसर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। ये संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं होती है। ओके, बाकी तो ये सब होती है, दोहरी कार्यपालिका और सामूहिक उत्तरदायित्व, बहुमत दल का शासन, ये सभी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है। विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 133 का आंसर हो जाएगा अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें और ऊपर वाले में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, शक्तियों का पृथक्करण किस व्यवस्था की प्रधानता होती है? तो अध्यक्षीय व्यवस्था जो होती है ना, अध्यक्षीय व्यवस्था, इसकी प्रधानता होती है। अध्यक्षीय व्यवस्था किसको कहते हैं? जो अमेरिका में शासन प्रणाली है ना, यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत ज़्यादा प्रबलता रूप से जारी किया जाता है। अपने यहाँ शक्तियों का पृथक्करण केवल जुडिशरी यानी कि न्यायालय और सरकार के बीच में है। समझ में आ रही बात? यानी कि जो अपने यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी है और विधायिका है, इन दोनों में, कार्यपालिका और विधायिका में शक्ति पृथक्करण नहीं है अपने यहाँ केवल और केवल कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण है। इसको जरूर ध्यान में रखना। 133 का आंसर क्या हो जाएगा? 120 का तो था शक्ति पृथक्करण, 133 का बी था। आगे बढ़ते हैं। 134 है निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा है आपसे। 134 का आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र तक दोनों पहले पद धारण करते हैं। ये गलत दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर 6 वर्ष और 65 वर्ष होगा। ओके, 6 वर्ष और 65 वर्ष तक वो पद धारण कर सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका होता है 665। निर्वाचन आयोग 665, 6 वर्ष 65 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो 135 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 111 के अनुसार। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लिखा हुआ आर्टिकल 111 में। संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? 136 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती हैं। ये गलत है। सदन चल रहा हो नहीं चल रहा हो कोई मतलब नहीं है, तो समितियां जो होती है अपना काम करती हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित तो कौन सा कथन असत्य है? 137 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका दिया हुआ है ई।
यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। बिल्कुल सही है ये। राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत, अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। और अगला क्या है, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि ई आंसर हो जाएगा, सारे सही हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? 138 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, प्रतिरक्षा। 139 निम्नलिखित अनुसूचियों से कौन सा सुमेलित नहीं है? 139 का आंसर हो जाएगा डी, 5वीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जनजातीय क्षेत्र नहीं। इनको छोड़कर जो जनजातीय क्षेत्र है उनको 5वीं अनुसूची में रखा गया है। ये सब जो ATMM है इनको 6ठी अनुसूची में रखा गया है। अगले पर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। जब भी ज्वाइंट बुलाया जाता है पार्लियामेंट, उसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक नाम है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है, 732 मीटर ऊंचा है ये सैंडल पीक। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा? घूर्णन गति पूछा है आपसे, परिक्रमण नहीं पूछा है, मंदिर की परिक्रमा वाला नहीं पूछा है, घूर्णन पूछा है, गोल गोल घूमने वाला। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक ही ऋतु होगी, यही हो जाएगा मेन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर सूर्य के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति भी होती है, इसे परिभ्रमण भी कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? नहीं होगा। तो नहीं होगा में केवल यही है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन किससे होता है? अभी हमने देखा था ऋतु परिवर्तन परिक्रमण से होता है, परिक्रमण से होता है। ओके, और जो दिन और रात का परिवर्तन होता है वो घूर्णन के कारण होता है, अपने अक्ष पर जो घूमती है। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर नहीं घूमेगी, पृथ्वी का घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित कौन सा नहीं होगा? अगर पूछता कौन सा परिणाम होगा तो 1, 2, 3 ये तीनों आंसर हो जाता। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, केवल एक ही ऋतु रहेगी। ये परिणाम का घूर्णन से कोई लेना देना नहीं है। बनिहार में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 143 का आंसर क्या हो जाएगा? दीफू दर्रा, ये मणिपुर। दीफू दर्रा कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल। ओके, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? 144 का आंसर क्या हो जाएगा? दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी, ये गलत दिया हुआ है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। अरल सागर निम्नलिखित किस देश के बीच स्थित है? 145 का आंसर हो जाएगा बी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है अरल सागर। सूख गई है ये सागर, देखना मैप पर। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? 146 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, डोबर जल संधि। भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल ये गलत दिया हुआ है। जो इसमें क्या है कि डोबर जल संधि मैं पढ़ देता हूँ। डोबर जल संधि जो है ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। यहाँ पर भूमध्य सागर लिखा हुआ है। उत्तरी सागर जो है जो उत्तर की तरफ में है और उसको इंग्लिश चैनल से जोड़ती है डोबर की जल संधि। समझ में आ गई बात? इसीलिए इसका आंसर सी गलत हो जाएगा। बाकी तो तीनों ही सही हैं, जिब्राल्टर, डेविस और बास। नेक्स्ट निम्नलिखित तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फिर से आपको पूछा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा। अच्छा क्वेश्चन, इसमें आंसर हो जाएगा इसका ई, उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। ये वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कैटनबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताज हंगरी। क्या है? ये सभी घास के मैदान हैं। ओके, अगला है मैच करना है देश हैं और उनकी राजधानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ओमान की राजधानी क्या हो जाएगी? मस्कट। वियतनाम की राजधानी हनोई। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिजी की राजधानी सुवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 148 का, इसका आंसर हो जाएगा सी। 149 है 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 17.7%। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? पाई नहीं जाती है तो 150 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपयुक्त सभी क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठंड में यहाँ पर बारिश होगी। तो इसके 150 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं ज़रूर बताइए। इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये तो कम से कम आपको खुद रिकॉर्ड करना चाहिए। मुझे मत भी बताइए, कोई मुझे शौक नहीं है आपको अगर नहीं बताना है तो। ओके, थैंक यू सो मच।